प्रीशा की ननद मिष्टी की अब शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन अब तक वो कुंवारी ही थी और घर पर सिंगल होने के मजे लेती थी। एक रात, प्रीशा, बहुत दिनों से मैं काम में बिजी था। आई एम सॉरी, लेकिन आज की रात हम एक पल भी नहीं गवाएंगे। यस बेबी। फिर प्रीशा और उसका पति मिहिर दोनों रोमांस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट होती है और दरवाजा खोलने पर वहां पर मिष्टी खड़ी होती है। मिष्टी, तुम यहाँ पर? रात के 1 बज चुके हैं और इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये चुड़ैल की तरह दरवाजा क्यों खटखटाया? वो प्रीशा भाभी, मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम पर हॉट चॉकलेट की रील देखी और मेरा अभी हॉट चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए प्लीज बना दो ना भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मिष्टी? इतनी रात गए तुम्हें हॉट चॉकलेट खाना है और उसके लिए तुमने मुझे उठाया? ओ कम ऑन भाभी, मैं जानती हूँ कि आप 1 बजे तक जगी रहती हो। बना दो ना भाभी, मैं जानती हूँ आप जरूर बनाओगी। मैं कमरे में वेट कर रही हूँ। बाय। इतना कहकर मिष्टी वहां से चली जाती है और प्रीशा को बोलने का मौका ही नहीं देती। देखा तुमने मिहिर, कैसी तुम्हारी कुंवारी बहन मुझे दिन रात परेशान करती है, ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। अरे मुझे तो इसने काम वाली बाई समझ कर रखा है। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, इसके हाथ पीले कर शादी करा दो इसकी। हाँ प्रीशा, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ और दादी से बात करता हूँ। फिर अगले दिन मिहिर अपनी माँ और दादी से मिष्टी की शादी के बारे में बात करता है और तभी वहां पर मिष्टी सुंदर से कपड़े पहनकर अपनी सहेली के वेडिंग रिसेप्शन में जा रही होती है। चलो माँ, मैं रागिनी के रिसेप्शन में जा रही हूँ। मुझे टैक्सी के लिए और गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए। अरे मिष्टी बिटिया, कल ही तो तुमने मिहिर से शॉपिंग के लिए 5,000 रुपए लिए थे। हाँ तो 5,000 में ये 1 पीस आ गया दादी। क्या अभी? क्या ये तेरा ड्रेस 5,000 का है? मिष्टी, बस बहुत हुआ तुम्हारा। बस दिन रात घूमती रहती हो। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। कब तक यूं ही कुंवारी बनकर दूसरों की शादियों में जाती रहोगी तुम? अरे जब तुम्हारी शादी की उम्र चली जाएगी तब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। भाभी, हाँ प्लीज अपना 5 पन्नों का भाषण शुरू मत करो। मिष्टी, अपनी भाभी से तमीज से बात करो। सही तो कह रही है वो। अरे लोग बातें बनाने लगे हैं। 30 की हो गई हो तुम और इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम कोई काम नहीं करती। अरे तुम्हें तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन तुमने तो उन्हें घर में आराम करने के लिए ठुकरा दिया और शादी को भी ये उसी के चलते ठुकरा रही है। लेकिन अब बहुत हुआ। अगले हफ्ते तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और यह तय हो चुका है। मिष्टी अपने घर वालों को कुछ नहीं बोल पाती और वो टेंशन में आकर अपनी सहेली सोना से कहती है, यार सोना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्या करूंगी मैं अगर मेरी शादी करा दी तो? मुझे तो मेरे घर में आराम से रहना है, किसी के घर पे जाकर उनकी सेवा नहीं करनी यार। तो अब तू क्या करेगी मिष्टी? मैं तो कहती हूँ कर ले शादी। मुझे भी घर में रहकर मजा आता था आराम करने का, भाभी पे हुक्म चलाने का। लेकिन बाद में जब शादी हो गई तब जिंदगी और भी संवर गई। मुझे नहीं संवरनी यार जिंदगी एंड ऑल। ये शादी वगैरह सब फिजूल की चीजें होती है। मुझे तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें तुझे मेरा साथ देना होगा। ठीक है मिष्टी, मैं दूंगी तेरा साथ। तू प्लान बता मुझे। फिर अगले हफ्ते मिष्टी को देखने के लिए पंचम नाम का एक लड़का आता है और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद मिष्टी सोना से कहकर एक प्लान को अंजाम देती है। याद है ना तुझे सोना? तुझे वहां पर कैफे में बैठे पंचम को जाकर गले मिलना है। एकदम अचानक से लगना चाहिए और तब मैं तुम दोनों की फोटो क्लिक करूंगी। हाँ मिष्टी, पता है मुझे।
फिर सोना पंचम के गले मिलती है और मिष्टी उन दोनों की फोटो खींच लेती है। अरे कौन हो आप और मुझसे गले क्यों मिल रही हो? ओह शिट, सॉरी, मुझे लगा कि आप ही मेरे पति हो। दरअसल मेरे पति आप ही की तरह दिखते हैं और उन्होंने भी आज नीले रंग के ही कपड़े पहने हैं, इसीलिए गलती से मिस्टेक हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर प्लान के मुताबिक मिष्टी घर जाकर सबको वो फोटो दिखाती है और ड्रामा करने लगती है। हाय दैया, ये क्या हो गया वसुंधरा बहू? ये पंचम तो एक नंबर का फालतू आदमी निकला। ये फोटो मुझे मेरी फ्रेंड रितिका ने भेजी और कहा है कि देख तेरा मंगेतर शादी के पहले ही क्या गुल खिला रहा है। अब आप लोग ही सोचिए, अगर शादी के पहले ही ऐसा हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं मेरी लाडो, हम तेरी शादी पंचम से नहीं कराएंगे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। वो पंचम लाख बहाने दे दे, लेकिन हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। थैंक यू भैया। इस तरह मिष्टी के रचाए नाटक के कारण ये रिश्ता अपने आप ही टूट जाता है। थैंक गॉड, भला टली, हमारा प्लान कामयाब हुआ सोना। थैंक यू सो मच। फिर 2 हफ्तों बाद अचानक से मिष्टी की दादी दूसरा रिश्ता लाती है और उस लड़के का नाम अमित होता है। बात पक्की हो जाती है और सभी लोग मुंह भी मीठा कर लेते हैं। मिष्टी, जल्दी से तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरी डोली सजने वाली है। हाँ दादी। फिर बाद में वो सोना से बात करती है। ओह नो, एक और रिश्ता? हाँ ना यार, मुझे लगा कि अब 2 महीने बाद ही रिश्ता आएगा, लेकिन मेरी ये दादी तो एकदम सुपर फास्ट निकली और अब रिश्ता फिर से पक्का हुआ है। ना जाने अब क्या करूंगी मैं। कुछ तो सोचना ही होगा मिष्टी, लेकिन सच कहूं, मैं तेरी एक दोस्त के नाते साथ दे रही हूँ, लेकिन तू ये जो भी कर रही है ना, वो बहुत गलत है। शादी से कब तक भागेगी तू? कब तक कुंवारी रहेगी? हो प्लीज सोना, अब तू शुरू मत हो जा यार, और कुछ सोच। तभी वो दोनों एक प्लान बनाती है और सोना मिष्टी के पड़ोसन बनकर अमित की माँ से बाजार में मिलती है। कैसी हो गीतांजलि काकी? हैं? तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम गीतांजलि है? कहीं जासूसी तो नहीं कर रही ना तुम? अरे नहीं नहीं, पूरे मोहल्ले में पता चल चुका है कि मिष्टी अग्रवाल की शादी गीतांजलि ठाकुर के बेटे अमित से होने वाली है। मैं आपकी होने वाली बहू मिष्टी के पड़ोसन हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ गीतांजलि काकी, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताने जा रही हूँ। दरअसल मिष्टी के घर वालों ने आपके साथ स्कैम किया है, बोले तो धोखा किया है। क्या धोखा? कैसा धोखा? मिष्टी एक मांगलिक है, इसका मतलब वो जो भी आदमी से शादी करेगी उसकी मौत तो तय है, और इसी वजह से तो अब तक उसकी शादी नहीं हुई। उन्होंने आपके टाइम पर कुंडली ही चेंज कर दी है। कल ही तो ज्योतिष आया था उनके घर पर। क्या? इसका मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। नहीं नहीं, हम हमारे बेटे अमित की शादी ऐसी मांगलिक लड़की से नहीं कराएंगे। फिर गीतांजलि रिश्ता जोड़ने से इनकार कर देती है और इस तरह मिष्टी का ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। मिष्टी, तुम्हारा 2 बार रिश्ता टूटा है और तुम यहाँ पर अपने कमरे में मूवी देखकर एंजॉय कर रही हो। हाँ तो रोती बैठू क्या भाभी? आप भी ना, सच में हो ना हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर 1 महीने बाद मिष्टी के लिए नया रिश्ता आता है और वो दोनों बात करने के लिए एक कमरे में जाते हैं। देखो, मेरे और तुम्हारे घर वाले बाहर बैठे हैं, यही सही मौका है, मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। क्या? कैसा सच मिष्टी? यही कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ,
मेरे पेट में मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है। प्लीज ये किसी को मत बताना और अपने आप ही ये रिश्ता तोड़ देना। प्लीज प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मिष्टी? ये कैसे हो सकता है? आई नो, ये बात काफी हैरान करने वाली है, पर यही सच है। ठीक है मिष्टी, ये रिश्ता तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। एंड डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच अखिल। अखिल कमरे से बाहर चला जाता है और तब मिष्टी कहती है, हुश, फाइनली ये रिश्ता भी मैंने अपने नाटक से तुड़वा ही दिया, ठीक उसी तरह जैसे पहले के 2 रिश्ते तुड़वाए थे। अच्छा, तो ये है मेरी कुंवारी ननंद का राज। प्रेशा भाभी, आप यहाँ? मिष्टी, अब ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। मैंने तुम्हारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े रहकर सुन ली है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे कमरे से गुजर रही थी, वरना मुझे ये सब कभी पता नहीं चलता। अब चलो बाहर। लेकिन भाभी, चलो मेरे साथ। फिर प्रिशा बाहर आकर सबको मिष्टी की सच्चाई बताती है और ना चाहते हुए भी मिष्टी को खुद की जुबान से सच बोलना ही पड़ता है। और उसकी बातें सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मिष्टी, तूने जो भी किया है बहुत गलत किया है। अरे नालायक लड़की, तुझे अभी ये सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाद में तुझे समझ आएगा कि तू कितनी गलत थी। मिष्टी, तुम तो घर में सिर्फ आराम करती हो, इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर रही। लेकिन जब तुम आगे जाओगी तब शादी का, जॉब करने का, बच्चा पैदा करने का वक्त निकल जाएगा और तब तुम सबसे ज्यादा पछताओगी। तुम्हें समझना होगा मिष्टी कि ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कुंवारी रहकर बस तुम अपनी लाइफ जियोगी, लेकिन आगे का क्या? हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। मैं गलत थी, जो कुछ भी सोचती बैठी, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मिष्टी सबसे माफी मांगती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी एक अच्छे घराने में शादी हो जाती है और जिसके बाद वो अपने ससुराल में सुखी रहती है। रोशनी और पुलकित की शादी तय होती है और उसके बाद आज वो दोनों पहली बार डेट पर आए होते हैं। पुलकित, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नदी किनारे वाली डेट पसंद है? मैंने तुम्हारी सहेली तारा से पूछ लिया था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके हिसाब से ही ये डेट प्लान की है मैंने। ओह, हाउ स्वीट पुलकित, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी रोशनी। पहले ही डेट पर रोशनी और पुलकित बहुत सारी बातें करते हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलकर और भी ज्यादा करीब आते हैं। रोशनी अनाथ होती है और उसे बचपन से ही उसकी मामी ने संभाला होता है। उसकी मामी और पुलकित की माँ दोनों काफी अच्छी सहेलियां होती हैं। सारी तैयारियां हुई कि नहीं रेखा जी? कहा लतिका जी, अभी तो बहुत सारी बाकी है, बस चल रही है धीरे धीरे। यहाँ भी वही हाल है। वहाँ तो फिर भी आपके साथ हसमुख जी है, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली ही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी ठीक से। जी लतिका जी, अगर कोई मदद लगे तो कह दीजिएगा। ठीक है? ठीक है रेखा जी। रेखा और लतिका दोनों पहले से ही सहेलियां होती हैं, जिसके बाद उन दोनों की सहमति से पुलकित और रोशनी का रिश्ता तय होता है। एक दिन रोशनी और पुलकित दोनों एक पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक विज्ञापन दिखाई देता है। हनीमून ट्रिप ऑफर। वाव! वैसे पुलकित, हम दोनों हनीमून के लिए कहाँ पर जाएंगे? हनीमून के लिए पेरिस या स्विट्जरलैंड या फिर बाली या मालदीव्स। अमेजिंग, बहुत मजा आएगा। लेकिन रोशनी, जो रस्म हनीमून पर होने वाली है वो तो हम सुहाग रात में ही कर लेंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वेल,
मैं एक सच बात बताऊं तो मैं जितना शादी के लिए एक्साइटेड हूँ उतनी ही हमारे सुहागरात के लिए भी एक्साइटेड हूँ। मैं भी। ये सारी बातों को लोगों ने कितने खराब तरीके से बताया है, लेकिन असल में सुहागरात के बाद ही दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। हाँ पुलकित, तुम सही कह रहे हो। जैसे गुलाब देना, डेट पर जाना या प्रपोज करना, ये सारी रोमांटिक हरकतें नॉर्मलाइज की गई है, वैसे ही सुहागरात को भी नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। रोशनी और पुलकित दोनों भी अपनी सुहागरात के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और उसकी प्लानिंग भी अभी से शुरू कर देते हैं। रात में फोन कॉल पर, डोंट वरी रोशनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा सा स्लो रोमांटिक म्यूजिक, खुशबूदार मोमबत्तियां और डिम लाइटिंग के साथ रूम डेकोरेट होगा। और हाँ, तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना, तो मैं हमारी पूरी रूम गुलाब और गुलाब की पंखुड़ियों से ही डेकोरेट करूंगा ताकि तुम्हें उसकी महक आती रहे। ओह थैंक्स पुलकित। वैसे रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, तो मैं रेड कलर की ड्रेस पहनूंगी और तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम भी लगाऊंगी, वही परफ्यूम जो तुमने मुझे पहले डेट पर गिफ्ट किया था। थैंक्स टू यू रोशनी। वाओ पुलकित, हमने कितनी सारी प्लानिंग की है। अब तो मैं हमारी सुहागरात का इंतजार ही नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत पल होगा वो। हाँ रोशनी, बिल्कुल होगा, लेकिन तुम अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है पुलकित, लव यू। लव यू टू रोशनी। रोशनी और पुलकित की शादी को अब 1 महीना ही बचा होता है। दोनों बेताब प्रेमी रोजाना कैलेंडर देख देख कर दिन काटने लगते हैं। उनसे अब इंतजार ही नहीं हो पाता। एक दिन वो दोनों साथ में फिल्म देखने जाते हैं। तभी वहां से निकलने के बाद इंतहा हो गई इंतजार की। उफ, ये इंतजार चाहे कितना भी कर लो खत्म ही नहीं होता। डोंट वरी मेरे बेताब मंगेतर, सब कुछ होगा, बस हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हाँ रोशनी, तुम्हें पता है हमारे प्यार में सबसे सुंदर क्या बात है? क्या पुलकित? सब्र। तुमने और मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ऐसे प्रेमी को ढूंढ रहे थे जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिता सके। और शायद मेरे लिए वो तुम ही हो और मेरे लिए वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एक दिन मामी जी, मैं टेलर के पास जाकर आती हूँ, तब तक आप घर के बचे कुचे सारे काम निपटा लीजिए, ठीक है? लेकिन रोशनी बिटिया, तुम अकेले क्यों जा रही हो? मैं चलती हूँ ना साथ में। नहीं मामी जी, मास्टर जी के पास जाकर मुझे तो बस लहंगे की फिटिंग देखनी है और कुछ नहीं। पहले ही आपके पास ढेरों सारे काम पड़े हैं, आप उन्हें निपटा लीजिए। उसके बाद हम दोनों को गहने देखने भी तो जाना है। हाँ रोशनी बिटिया, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था ये। मैं सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ, तुम संभल कर जाना। हाँ मामी जी। रोशनी गाड़ी में सवार होकर टेलर के पास जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तभी डॉक्टर एक चौंका देने वाली खबर देते। क्या हुआ डॉक्टर साहब? रोशनी ठीक तो है ना? ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई ना उसे? बताइए ना डॉक्टर साहब। रोशनी अंधी हो चुकी है, इस एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये सुनकर मामी जी और पुलकित के माता पिता एकदम से हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रोशनी अंधी नहीं हो सकती, ये सब क्या हो गया? डिस्चार्ज होने के बाद रोशनी घर वापस आ जाती है और वो बहुत रोने लगती है। ये क्या हो गया मामी जी, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी? कितना कुछ देखना था मुझे, अब मेरी आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। बस बिटिया बस, मत रो मेरी बच्ची, अब मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे सारे सपने टूट गए मामी जी,
भगवान जी ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? पहले उन्होंने मेरे मम्मा पापा छीन लिए और अब मेरी आंखें। नाम रोशनी है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगी मामी जी? अब तो पुलकित भी मुझे छोड़ देगा। तभी वहां पर पुलकित और उसके माता पिता आते हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे रोशनी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब, और स्पेशली मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पुलकित, ऐसी गलती मत करो। तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एक अंधी बीवी के साथ तुम कैसे जी पाओगे? क्यों अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हो पुलकित? रोशनी, मैंने तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से प्यार किया है, और तुम्हारा और मेरा मन एक ही है। उससे बढ़कर और क्या चाहिए? मैं अपनी सारी उम्र तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। लेकिन पुलकित, इस सब से अंकल आंटी को कितना दुख होगा। क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? नहीं रोशनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो दोनों तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। बहू बनने के पहले तुम उन दोनों की बेटी बन चुकी हो। हाँ रोशनी बेटा, हमें तुम्हारे अंधे होने से कोई एतराज नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। हाँ रोशनी बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर उसके साथ जीना सीख लो, और खुद से प्यार करो। तुम अंधी हो तो क्या हुआ, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अपनों के साथ एक व्यक्ति पर कितने भी संकट क्यों ना आए, वो कभी अकेला नहीं होता। थैंक यू अंकल आंटी। फिर कुछ ही दिनों में रोशनी और पुलकित की धूमधाम से शादी होती है, और आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतजार होता है, और वो होती है सुहागरात। रोशनी जैसे ही पुलकित के सहारे कमरे के अंदर आती है, वो रोने लगती है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी, कितने अरमान सजाए थे मैंने। आज की इस सुहागरात का कितनी बेसब्री से इंतजार था हमें, लेकिन अफसोस, मैं अपनी सुहाग की सेज देख ही नहीं पाऊंगी। तो क्या हुआ रोशनी? अगर तुम देख नहीं सकती तो महसूस तो कर सकती हो ना। प्यार भी तो कुछ ऐसा ही होता है, दिखता नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है। यहाँ की हर एक चीज में मेरा एहसास है, मेरा प्यार बसा हुआ है रोशनी। हाँ पुलकित, इन गुलाब की खुशबू तुम महसूस कर सकती हो, मेरी रूह को तुम महसूस कर सकती हो। इस कमरे में जल रही खूबसूरत मोमबत्तियों को तुम महसूस कर सकती हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकती हो, और इसी से हमारी सुहागरात स्पेशल बनेगी। हाँ पुलकित, ये बात भी सही है। और वैसे भी सुहागरात को तो बत्ती बुझाकर अंधेरे में ही मनाया जाता है ना, तो क्यों रो रही हो तुम? पुलकित, तुम भी ना। लेकिन सच में थैंक यू सो मच पुलकित, मुझे अपनाने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मुझे अकेला छोड़ देता, लेकिन तुमने मेरे अंधे होने के बाद भी मेरा इतना साथ दिया। रोशनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मेरा प्यार तुम पर कभी कम नहीं होगा। चलो अब मुझे एक किस ही दे दो, वरना यूं ही रात बातों में कट जाएगी। तुम भी ना पुलकित। पुलकित का प्यार और उसका साथ रोशनी को अपने अंधेपन का एहसास होने ही नहीं देता। वो दोनों सुहागरात मनाते हैं और ऐसे ही खुशी से अपना जीवन बिताते हैं।